हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। दिस इज़ तानिया, योर इंग्लिश फैकल्टी। गाइस, आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। वाई? बिकॉज देखो, अभी तक तो हम लोगों ने ग्रामर पार्ट कवर किया, हम लोग एरर स्पॉटिंग कैसे आएगा, क्या पैटर्न फॉलो होगा, हम लोग वो कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा स्टेप आगे जाएंगे और हम लोग आएंगे रीडिंग पार्ट पर एंड वोकैबुलरी पार्ट पर। देखिए, हम लोगों को पता है हमारे एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स देखने में, सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है कि जस्ट फिल ही तो करना है ब्लैंक को, लेकिन बैंक एग्ज़ाम्स में बहुत सारे पैटर्न्स के बेसिस पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स एज इन, देखो, बैंकिंग एग्ज़ाम्स का लेवल ना हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। हर साल इंक्रीज़ होने के साथ साथ इंग्लिश सेक्शन में हर बार कुछ ना कुछ नया पैटर्न फॉलो किया जाता है। रादर मैं बात करूँ फिल इन द ब्लैंक्स में, एरर्स में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, किसी भी क्वेश्चन की बात ले लो, हर बार एक क्वेश्चन तो वही है लेकिन उसका पैटर्न थोड़े से डिफरेंट वे में दिया जाता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, किस तरह का क्वेश्चन हमें पूछ लिया। तो आज के सेशन में गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स के बेसिस पे जितने भी पैटर्न्स आज तक एग्जाम में फॉलो किए गए हैं, जितने भी पैटर्न्स, लेटेस्ट पैटर्न्स जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा रहे हैं, वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, हम लोग समझेंगे। जिससे क्या होगा, जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, रादर इट इज़ जेके बैंक, ठीक है, आप लोग जेके बैंक देने जाते हैं, आप लोग आईपीपीएस दे रहे हैं, आप लोग आईबीपीएस आरआर भी दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप इंग्लिश सेक्शन देखेंगे तो कुछ भी पैटर्न आप लोगों के लिए नया नहीं होगा। एटलीस्ट आपको पता होगा कि ये पैटर्न है, हमें इसे इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के सभी लेटेस्ट पैटर्न्स। इन टोटल 6 पैटर्न्स मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं। हम लोग समझेंगे कि इन पैटर्न्स में किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स इनके बेसिस पे हमें पूछे जाते हैं। एंड यस, मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, किस तरह से आप एक्यूरेसी लेवल अपना इंक्रीज़ कर सकते हो। देखो, कई बार ऐसा होता है ऑप्शंस आपके पास 5 रहते हैं एंड 5 ऑप्शंस में से 2 या 3 ऑप्शंस हमेशा सिमिलर होते हैं। सिमिलर एज इन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो उस वक्त आपको अपना डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, कैसे करेक्ट वर्ड को एनालाइज करना है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। पहले हम लोग पैटर्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टिप्स कि आपको क्या फॉलो करना है इसे अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें पता है फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर गाइस हम इसे फिलर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? फिल इन द ब्लैंक्स या फिर फिलर्स। अब किस पैटर्न पे बेस्ड है? पैटर्न नंबर 1 जो एक कॉमन पैटर्न है, हर एग्जाम में फॉलो किया जाता है, सिंगल फिलर। एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक फिलर, एक ब्लैंक दे दिया गया है, आपके पास 4 to 5 ऑप्शंस हैं उसे फिल करने के लिए। ये पैटर्न तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। उसके बाद जो पैटर्न पूछा जा रहा है वो है डबल फिलर्स और कॉम्बिनेशन फिलर्स। डबल फिलर्स एज इन आपको एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं और उन 2 ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन, हर एक ऑप्शन में 2 वर्ड्स दिए गए हैं और आपको अकॉर्डिंगली पैटर्न को समझ के, आप लोगों को सेंटेंस को समझ के ऑप्शंस को फिल इन करना है। ठीक है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं डबल फिलर, जब हमारे पास 2 ब्लैंक्स गिवन है। थर्ड आता है ट्रिपल फिलर। ट्रिपल फिलर एज इन एक सेंटेंस में आप लोगों को 3 फिलर्स दिए गए हैं, यानी कि सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। मल्टीपल फिलर्स आपको एक सेंटेंस को फिल करने के लिए दिए जाते हैं। ट्रिपल फिलर बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा जा रहा, बट 1 या 2 बार ये फिलर भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूँ गाइस, 5 to 6 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमें फिलर्स के बेसिस पे पूछे जाते हैं। दैट मीन्स 5 से 6 नंबर आपके डिपेंड करते हैं फिलर्स पे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 से 6 नंबर हम लोग वैसे ही ज़ाया नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट आता है ईडियम बेस्ड। देखो, ईडियम बेस्ड या किसी फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड भी आपको पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 फिलर्स आपके ईडियम बेस्ड भी हो सकते हैं। ईडियम्स क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ। तो ईडियम बेस्ड फिलर्स भी पूछे गए हैं एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पैराफिलर्स। पैराफिलर्स गाइस क्या होता है? क्लोज पैसेज एक्चुअली। ठीक है, क्लोज। अब यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन नहीं है, यहाँ पर क्या गिवन है? एक पैराग्राफ। और एक पैराग्राफ में डिफरेंट लाइंस में आप लोगों को ब्लैंक्स दिए गए हैं, फिलर्स दिए गए हैं एंड 1 by 1 आपको पैराग्राफ को समझकर, पैराग्राफ में दिए गए हर एक सेंटेंस को समझकर आपको फिलर ऐड ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं थर्ड, फिर 6th पैटर्न पे। 6th पैटर्न इज मल्टीपल फिलर्स इन अ सिंगल सेंटेंस।
मल्टीपल फिलर इन अ सिंगल सेंटेंस एक्चुअल में कहने का मतलब क्या है? आपको इससे क्या समझ में आ रहा होगा कि एक सेंटेंस में हम लोग को मल्टीपल फिलर्स दिए हैं? नहीं, एक सेंटेंस में बिल्कुल आपको लेट्स से एक सेंटेंस में आपको मल्टीपल फिलर्स, लेट्स से फिलर 1, फिलर 2 दिए गए हैं, लेकिन इन फिलर्स को फिल करने के लिए आपको दो ऑप्शन नहीं दिए जाते। इन फिलर्स को फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शन ए एक ही वर्ड रहता है, ऑप्शन बी भी एक ही रहता है, 3 आपको एक एक वर्ड ही दिया जाता है इन दोनों फिलर्स को फिल करने के लिए। आपको सेंटेंस में सही डिसीजन मेकिंग करना है, अच्छे से एनालाइज करना है कि कौन सा ऑप्शन दोनों फिलर्स के लिए, एक ही सेंटेंस के दोनों फिलर्स के लिए एक्यूरेट रहने वाला है। समझ गए? तो ये हैं लेटेस्ट पैटर्न्स जो फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा अगर SBI की बात करें या फिर हम मेंस लेवल की बात करें तो हम लोगों को सेंटेंस फिलर्स भी पूछे गए हैं। सेंटेंस फिलर्स एज इन आप लोगों को 4 to 5 सेंटेंसेस दिए हैं, या आई कैन से एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ के बीच का एक सेंटेंस मिसिंग होगा, स्टार्टिंग का हो सकता है, एंडिंग का हो सकता है, या फिर बीच का एक सेंटेंस मिसिंग होगा और आप लोगों को 5 सेंटेंसेस दिए गए होंगे और आपको एक्यूरेट सेंटेंस फिलर उसमें ऐड करना है। उसे हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सेंटेंस फिलर्स कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमको सिर्फ वर्ड ऐड नहीं करना, हमें सेंटेंस को ऐड करना है। समझ गए? तो दीज आर द मेजर पैटर्न्स एंड दिस इज समथिंग ऑफ, हम कह सकते हैं हायर बेस्ड, हायर लेवल हो या मेंस लेवल हो, उस वक्त इस तरह का पैटर्न पूछा जा सकता है। अदरवाइज जो कॉमन पैटर्न्स हम लोगों को प्री लेवल्स में पूछे गए हैं, दीज आर द पैटर्न्स। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 by 1 मैं हर एक पैटर्न के एग्जाम्पल्स आप लोगों को करवाऊंगी। इस वीडियो को हम लोग 2 सीरीज़ में, 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। कुछ पैटर्न्स हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड कुछ पैटर्न्स हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं ऐसा तो एश्योरिटी नहीं दूंगी कि जो सेंटेंसेस मैं करवा रही हूँ या जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ वही आपको आएंगे, बट एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के पैटर्न्स आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे, सो दैट आप रेडी रहें कि एग्जाम में ऐसा पैटर्न आने वाला है, कोई भी आ जाए, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है। ठीक है, समझ के? अब 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या ज़रूरी है, किस तरह का नॉलेज ज़रूरी है इन्हें अटेम्प्ट करने के लिए। देखो स्टूडेंट्स, बहुत से लोग आप लोगों को बहुत से ट्रिक्स बताएंगे। 5 to 7 आप लोगों को स्टेप्स बता देंगे कि रीड करो, उसके बाद एनालाइज करो, ऑप्शंस में से देखो, उसके बाद फिल करने की कोशिश करो। आप खुद सोचो, आप एक सेंटेंस में 4 to 5 ऐसे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप लोगों का कितना टाइम वेस्ट होने वाला है। यू विल ईजिली आपके 1 से 2 मिनट उसी सेंटेंस को करने में लग जाएंगे। अगर आप लोग रीड करोगे ऑप्शंस को, देन आप सेंटेंस को रीड करोगे, ऑप्शन को फिट करने की कोशिश करोगे, फिर वापस से चेक करोगे कि वो ग्रामेटिकली सही है या नहीं, वो कॉन्टेक्चुअली सही है या नहीं, उसका मीनिंग सही है या नहीं, कितना टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा। तो बेसिक 2 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं फिल करने के लिए, उसके बाद बताऊंगी टिप्स। सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ बेसिक वोकैबुलरी। एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत वोकैबुलरी तो आना चाहिए। एटलीस्ट जो कॉमनली हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, एटलीस्ट उनका नॉलेज तो आपको होना चाहिए। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। दूसरी थिंग, आप लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एज इन ग्रामेटिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है या नहीं। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस करवाए मैंने आप लोगों को। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में कहाँ स्टैंड करता है, उसका क्या रोल है, एक सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, छोटी से छोटी डिटेलिंग मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो आई डोंट थिंक आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट है या नहीं ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है, हम लोगों को मीनिंग्स, जो ऑप्शंस में हमारे पास वर्ड्स गिवन है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि वर्ड्स का मीनिंग ना भी पता हो ना, अगर आपको बेसिक ग्रामेटिकली सेंटेंस का नॉलेज हो, सेंटेंस के स्ट्रक्चर आप लोग पता लगा लो ना, तो आप लोग वैसे ही एरर फिल कर सकते हो, आप लोग ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हो विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड। देखो एग्जाम्पल में जैसे तुम लोगों को लूँ, लेट्स से एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है
ठीक है। लेकिन आपके पास जो 5 ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस आपके पास्ट की फॉर्म बता रहे हैं, वर्ब की पास्ट फॉर्म बता रहे हैं, तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में दिया है तो हम उसमें पास्ट का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, हमें तो उसमें प्रेजेंट का फॉर्म फिल करना है। 2 ऑप्शंस रहे, 2 में से आप लोग ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो बाय नोइंग द मीनिंग, या फिर कौन सा सही बैठ रहा है आप लोग देख के ईजिली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिलर्स को अटेम्प्ट करने के लिए, समझ गए गाइस। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, देखो ऑब्वियसली जब भी आपके सामने सेंटेंस है यू हैव टू रीड द सेंटेंस, ऐसा तो नहीं है बिना रीड के हम लोग कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही है, आपको सेंटेंस को रीड करना है। सेंटेंस को रीड ही नहीं करना है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको वो भी एनालाइज करना है। एक बार सेंटेंस को रीड किया, सेंटेंस को समझ लिया क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने इंफॉर्मेशन समझ लिया ना सेंटेंस में क्या गिवन है, तो जो भी मिसिंग पार्ट है ना, वो मिसिंग पार्ट का आइडिया क्या है, वो मिसिंग पार्ट क्या हो सकता है, इसका आइडिया आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जाइए ऑप्शन में देखिए कौन सा सही बैठता है ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली, फिल कीजिए, बात खत्म, ठीक है। इतने ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। और ये स्टेप्स जब हम एक्चुअल रियल टाइम की मैं बात करूँ, जब आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये सारे स्टेप्स जो हम लोगों को सिखाए जाते हैं ना, जब आप एक्चुअली में फेस करते हो ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हम ना चाहें स्ट्रेस लेना तो भी हमें जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करने का स्ट्रेस होता है। इतने ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करोगे खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, तो कुछ भी फॉलो नहीं करना है, सिर्फ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली सेंटेंस को सही बनाना है आपको। एंड येस, मीनिंग तो ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए, समझ में आना चाहिए सेंटेंस में क्या इंफॉर्मेशन एक्चुअल में आपको दिया गया है। सो दिस इज़ द थिंग जिससे आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। 5 to 6 क्वेश्चंस का जो पॉइंट है, जो नंबर है, वो आपकी पॉकेट में होगा, ठीक है गाइज। आई होप ये डिस्कशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस पे। पहले तो हम लोग कुछ फर्स्ट 3 लेट्स से सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम लोग इडियम बेस्ड एंड मल्टीपल फिलर्स एंड पैराफिलर्स क्या होते हैं, पैराफिलर्स पे एक्चुअली मैं आप लोगों को ये क्लोज पैसेज पे मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को करवाऊंगी। नेक्स्ट 2 इडियम्स एंड मल्टीपल फिलर्स इन अ सिंगल सेंटेंस की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड दैट इज सिंगल फिलर्स, और ये जो सिंगल फिलर्स के बेस्ड पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाली हूँ, ये आपके एग्जाम्स में, बैंक एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं। मैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। सिंगल फिलर्स की बात करूँ ना गाइस, बहुत ईजी होते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं होता है, ठीक है। सिंगल फिलर्स के बेसिस पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द लोकल गूंस ट्राई टू, उसके बाद आपके पास एक फिलर दिया गया है, हिम इनटू रिट्रैक्टिंग हिज कंप्लेन। अब पहले क्या मतलब, मैंने आप लोगों को बताया कि आपको 2 चीज़ें देखनी है, एक तो सेंटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। सेंटेंस को कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली आप लोगों को सही करना है। तो लोकल गूंस, अगर किसी को नहीं पता है, हम लोग लोकल गूंस हम लोग किसे कहते हैं, तो गूंस हम लोग उस तरह के लोगों को कहते हैं जो दूसरों को हर्ट करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए ऐसे कुछ काम करते हैं, ठीक है। दूसरों को हर्ट करते हैं, थ्रेटन करते हैं, लाइक क्रिमिनल, गुंडे जिन्हें हम लोग बोलते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गून, ठीक है। ट्राई टू, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं, हिम टू रिट्रैक्टिंग हिज कंप्लेन, रिट्रैक्टिंग एज इन विदड्रॉ। तो अब सेंटेंस से आप लोगों को समझ में क्या आया कि लोकल गूंस ने किसी पर्सन को क्या किया, डराया धमकाया, गुंडों ने किसी पर्सन को डराया धमकाया कि वो अपनी कंप्लेन विड्रॉ कर ले, अपनी कंप्लेन वापस ले ले। अब ऑप्शंस आपके पास क्या है, स्केयर, स्केयर का मतलब डराना, ठीक है। स्टॉल्स जो एक्चुअल में हम लोग स्टॉल्स यूज़ करते हैं एग्जीबिशन में या कहीं स्टॉल्स यूज़ होते हैं, वही है ये। रेंडर का मतलब होता है सप्लाई, प्रोवाइड। फोर्सिंग मतलब फोर्स करना। उसके बाद डिस्ट्रॉय मतलब डैमेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सेंटेंस का मतलब तो समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, टू। हम लोगों ने ग्रामर में क्या पढ़ा था, टू इज़ यूजली फॉलोड बाय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखा जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें कहाँ पर दिया है, स्केयर। दैट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए, स्केयर। अगर आप लोगों को वर्ब नहीं भी पता है, चलो छोड़ दो, मीनिंग तो समझ में आ गया कि उसे डराया धमकाया कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले, तो उसके लिए हमारे पास इनमें से कोई ऑप्शंस तो नहीं हो सकता ना। फोर्सिंग इन सम वे हम बोले भी, लेकिन टू के बाद फोर्सिंग तो हम लगा नहीं सकते, ING फॉर्म तो हम लगा नहीं सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ओनली ऑप्शन ए। आसान था ना। चलो आ जाते हैं सेकेंड वन पे। ऑल द मेंबर्स हैड असेंबल्ड,
उसके बाद ब्लैंक दिया गया द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, ऑल्दो। ऑल्दो के लिए मैंने आप लोगों को ग्रामर में भी बताया था, ऑल्दो जब हम यूज़ करते हैं तो दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दो स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए इस तरह के वर्ड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब उसके अलावा, बिकॉज रीज़न देने के लिए, सो रीज़न देने के लिए, नाउ विद स्टैंडिंग। अब बोला क्या गया है सेंटेंस में कि सभी मेंबर असेंबल हो चुके थे। असेंबल मतलब गैदर हो चुके थे, गैदर एज इन इकट्ठा हो चुके थे, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, चेयरमैन ऑफ द कमिटी को छोड़कर। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही है यहाँ पर बेटा, एक्सेप्ट। ऑल्दो यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि कहीं भी तरह का कॉन्ट्रास्ट शो नहीं हो रहा। अगर बोलोगे बिकॉज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, बिकॉज चेयरमैन ऑफ द कंपनी रीज़न नहीं दे सकता, सो भी रीज़न नहीं दे सकता, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, इनकम सपोर्ट गोज अ लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी टू दोज लेफ्ट आउट ऑफ द। इनकम सपोर्ट किसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो लेफ्ट आउट हो चुके हैं, ठीक है। लेफ्ट आउट एज इन जिनको छोड़ दिया गया है, जो आउट ऑफ समथिंग हो गए हैं, किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी जगह से वो लोग इंक्लूड नहीं किए गए, नॉट इंक्लूडेड आप लोग बोल सकते हो, गेट इट। अब इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड, लेफ्ट आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम, लेफ्ट आउट ऑफ द स्लो, कुछ सेंस बन रहा है लेफ्ट आउट ऑफ द स्लो, नहीं बनेगा। लेफ्ट आउट ऑफ द फास्ट, नहीं हो सकता। लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रोइंग, ग्रोइंग व्हाट, ग्रोइंग कुछ होना भी तो चाहिए ना, नहीं बनेगा। लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रोथ हो सकता है या लेफ्ट आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम हो सकता है। तो इनकम सपोर्ट किसे मिला, जो मेन स्ट्रीम से, जो एक्चुअल स्ट्रीम, जो सभी का स्ट्रीम था उससे वो इंक्लूड नहीं किए गए। तो क्या होगा यहाँ पर, मेन स्ट्रीम इज द करेक्ट वर्ड जो इस फिलर को फिल करेगा। तो ऑप्शन क्या फिल करेगा बेटा यहाँ पर, ऑप्शन ए, ठीक है। फोर्थ पे आ जाते हैं, व्हेन द एलिफेंट सॉ सो मच वाटर इन द लेक दे। जब एलिफेंट्स ने बहुत सारा पानी देखा लेक में, दे आगे क्या ऑप्शन दिया, हैप्पी, दे हैप्पी, कुछ सेंस बना, दे हैप्पी नहीं बना, दैट मीन्स ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। हम लोग रीड करके ही सिंपली बता सकते हैं। ऑप्शन 2, दे रिजॉइस्ड, रिजॉइस्ड का मतलब क्या होता है, खुश हो जाना, वे बहुत खुश हो गए पानी देखकर। चलिए इस ऑप्शन को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। दे डिक्लाइंड, डिक्लाइंड का मतलब क्या होता है, टू रिजेक्ट। अब वो पानी देखकर, अगर पानी देखा है तो वो रिजेक्ट करेंगे, क्या रिजेक्ट करेंगे, पानी को रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड का मीनिंग क्या होता है, पनिशमेंट डिक्लेयर करना, टू डिक्लेयर पनिशमेंट। पानी को देख के एलिफेंट्स किस तरह का पनिशमेंट डिक्लेयर करेंगे, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद अवेटेड, अवेटेड का मतलब वेट करना, दे अवेटेड, अवेटेड फॉर व्हाट, पानी तो सामने था, है ना। अवेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं तो किसी चीज़ के लिए करेंगे जो हमें यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया गया। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है बेटा, रिजॉइस्ड। बहुत लेक में बहुत सारा पानी देख के एलिफेंट्स बहुत खुश हो गए, है ना। सेंस सही समझ में आ गया, मतलब समझ लिया, ऑप्शन आउट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ, उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शंस गिवन है, पीजेंट्स, पीस प्रीस्ट रिटर्न एंड ओवर एडमिनिस्टर्ड फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉलोनी। एक्चुअल में इस सेंटेंस में क्या बोला गया है कि कुछ ऐसे लोग, अ हैंडफुल ऑफ, कैसे लोग, पीजेंट्स, पीस रीजन, ओवर एडमिनिस्टर लोगों से ही एक अच्छा कॉलोनी बनता है। अब हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं है जो हमें चूज़ करना है। अब किस तरह के लोगों को चूज़ करना है, सबसे पहले दिया एडमेंट। एडमेंट मीन्स अड़ियल, ज़िद्दी, स्टबन, जो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, इनफ्लेक्सिबल, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एडमेंट। हैप्पी, हैप्पी तो नहीं हो सकता। उसके बाद ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब होता है वी कैन से आज्ञाकारी, लॉ को फॉलो करने वाले, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट एंड एडमेंट दे बोथ आर सिनोनिम्स, दोनों का ही मीनिंग क्या है, स्टबन, जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल, जो अपनी बात पर अड़े रहे, अपनी बात से ना हटे, ठीक है। उसके बाद लोनली मतलब अकेला। तो किस तरह के लोगों की ज़रूरत है एक अच्छी कॉलोनी, एक अच्छी कॉलोनी का बेसिस फॉर्म करने के लिए, ऑब्वियसली ओबीडियंट लोगों की ज़रूरत है जो लॉज को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हम लोगों को दिए हैं ना, लाइक पीजेंट, प्रीस्ट रिडन, ओवर एडमिनिस्ट्रेट, ये सभी पॉजिटिव वर्ड्स हैं। दैट मीन्स जो आप ऑप्शन फिल करने वाले हो ना, वो भी पॉजिटिव क्वालिटी वाला ही होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है गाइज।
तो ये है सिंगल फिलर्स। आई होप जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने किए आप लोगों को समझ में आया होगा। सिर्फ मतलब समझना है, क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ऑप्शंस आप लोग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हो। और कुछ बहुत मुश्किल आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, मैं सच बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही मैंने लिए हैं, बैंक के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आए हैं। तो सिंगल फिलर्स के बेसिस पे बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न में, और नेक्स्ट पैटर्न में हम लोग डबल एंड ट्रिपल फिलर्स। स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पर, दैट इज पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ डबल फिलर्स। अब डबल फिलर्स में आप लोग देख सकते हो एक सेंटेंस गिवन है, सेंटेंस में दो फिलर्स हैं और उनको फिल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस भी गिवन है। एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन पैटर्न जो एग्जाम्स में फॉलो किया जाता है। मोस्टली एग्जाम्स में फिलर्स के बेसिस पे जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो डबल फिलर्स का ही पैटर्न रहता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अटेंशन नीड्स टू बी, उसके बाद आपको एक ब्लैंक दिया गया है, टू बोथ सिनिकल एंड स्ट्रक्चरल डायमेंशंस ऑफ इंडियाज प्रेजेंट, अगेन अ ब्लैंक, स्लो डाउन। सेंटेंस में बोला क्या गया है, अटेंशन देना ज़रूरी है किससे, बोथ सिनिकल एज वेल एज स्ट्रक्चरल डायमेंशंस ऑफ द इंडियाज। एक और ब्लैंक है, स्लो डाउन। दैट मीन्स किसी भी इंडिया के किसी भी तरह का कुछ भी हो सकता है जिसमें स्लो डाउन हो रहा है, जिसको अटेंशन देना उसके स्ट्रक्चर वाइज एज वेल एज आई कैन से कि लोगों की सोच के अकॉर्डिंग उसको अटेंशन देना ज़रूरी है, ये हमें सेंटेंस में बोला गया है। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे। स्ट्रक्चर नीड्स टू बी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब तो क्या होता है, एक ढांचा बनाना, एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाना, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो अटेंशन नीड्स टू बी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहीं पर कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अटेंशन नीड्स टू बी पेड, अटेंशन देना ज़रूरी है, अटेंशन पे करना ज़रूरी है, बिल्कुल हो सकता है। दैट मीन्स हम इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अटेंशन नीड टू बी सॉट, नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अटेंशन नीड्स टू बी विलिंग, नहीं हो सकता। देखो बी जो होता है ना, वर्ब की बी फॉर्म जो एक्चुअली में इज एम आर वॉज वर, अगर ग्रामेटिकली तुम लोगों को समझाऊँ तो बी के बाद अक्सर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब थर्ड फॉर्म ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो विलिंग है। सॉर्ट हो सकता है लेकिन वो कॉन्टेक्चुअली सही नहीं बैठता, मीनिंग वाइज सही नहीं बैठता। डेवलप्ड भी हो सकता है। चलो हम दो ऑप्शंस को कंसीडर कर लेते हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई। अब आगे बढ़ते हैं। टू बोथ सिनिकल एंड स्ट्रक्चरल डायमेंशंस ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डैश स्लो डाउन, दैट मीन्स इंडिया का जो स्लो डाउन हो रहा है उसकी तरफ हमें अटेंशन पे करना ज़रूरी है। इकोनॉमिक स्लो डाउन, फंडिंग स्लो डाउन, फंडिंग स्लो डाउन ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो क्या होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन। इंडिया का इकोनॉमिक स्लो डाउन को अटेंशन पे करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। हमेशा आंसर देखने के लिए आपको दो चीज़ें देखनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। ओनली 2 थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। प्राइवेट, कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर्स वर द डैश सेक्टर्स financing their deficits from the dash savings of the household sectors, financing their deficits। deficits का मीनिंग मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, deficits का मीनिंग होता है deficiency, किसी चीज़ का लैक, किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की स्कैरसिटी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या बनते हैं, स्कैरसिटी, डेफिशिएंसी, लैक। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड डेफिसिट। समझ में आ गया। अब बोला क्या गया है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स वर द डैश सेक्टर्स, वो इस तरह के सेक्टर्स हैं जो अपनी डेफिशिएंसी कवर कर रहे हैं। किस तरह की सेविंग से, हाउस होल्ड सेक्टर्स की सेविंग से। एक्चुअली में हमें सेंटेंस में ये बोला गया है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर वर द प्रूवन सेक्टर्स। चलो मान लिया प्रूवन सेक्टर्स हो सकता है। उसके बाद प्रीमियम सेक्टर्स, डेफिसिट सेक्टर्स, स्टीयरिंग सेक्टर्स नहीं हो सकता, इनेबल सेक्टर्स भी नहीं हो सकता। हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचते हैं। अब एक बार ज़रा सेंटेंस को आगे से रीड करो। फाइनेंसिंग देयर डेफिसिट्स, डेफिसिट्स एज इन सेक्टर्स में किसी ना किसी चीज़ की कमी है। दैट मीन्स ये सेक्टर कैसे सेक्टर्स हैं जिनमें कमी है। तो हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स वर द डेफिसिट सेक्टर्स, वो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कमी है और वो अपनी कमी कहाँ से पूरी कर रहे हैं, फ्रॉम द सरप्लस सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड। सरप्लस सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड का मतलब हाउस होल्ड की अबंडेंस, जो अबंडेंस में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सेविंग्स है, बहुत ही ज़्यादा आई कैन से अमाउंट में या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो सेविंग्स है वहाँ से अपने डेफिसिट्स, अपनी कमी को पूरा कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन
सी। समझ में आ गया? सिर्फ अगली लाइन से ही आपको हिंट मिल गया आपको क्या फिल करना है। यहाँ पर आ जाते हैं नंबर 3 पे। पॉलिसी मेकर्स वर क्लियरली अंडर, उसके बाद ऑप्शन आपके पास गिवन है, टू डू समथिंग टू एले द फियर्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स। टू एले द फियर्स, एले का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस द फियर्स, मतलब वो किसी ऐसी चीज़ के अंडर हैं जिससे उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स का फियर कम करना है, उनका डर कम करना है। सो द डैश ऑफ द सेबीज मूव इज़ इन नो सरप्राइज, जो सेबीज का मूव है वो नो सरप्राइज में रहे। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। पॉलिसी मेकर्स वर क्लियरली अंडर सोबर। सोबर का मतलब क्या होता है? सिंपल, ठीक है। सोबर का मतलब क्या होता है? सिंपल, जेन्युइन, ये मतलब होता है सोबर का। तो अंडर सोबर तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत हो गया। अंडर सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन एज इन अंडर सिंक, एक सिंक में है, चलो मान लिया, ये ऑप्शन हम लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ऑप्शन बी को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स वर अंडर ऑप्शंस टू डू समथिंग, ऑप्शंस चलो बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी मान लिया। अंडर डिमोनेटाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अंडर प्रेशर बिल्कुल हो सकता है। अंडर प्रेशर टू डू समथिंग टू रिड्यूस द फियर्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो अंडर प्रेशर हैं क्योंकि उन्हें फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या रिड्यूस करना है? फियर रिड्यूस करना है। सो द टाइमिंग ऑफ द सेबीज मूव इज़ नो सरप्राइज। सो द टाइमिंग ऑफ द सेबीज मूव, प्रायोरिटाइज ऑफ द सेबीज मूव नहीं हो सकता। टिमिड ऑफ द सेबीज मूव नहीं हो सकता। टिमिड का मतलब क्या होता है बेटा? टिमिड का मतलब होता है शाय, ठीक है। जो टिमिड होता है, जो शाय होता है, इंट्रोवर्ट होता है, तो इंट्रोवर्ट ऑफ द सेबीज मूव तो नहीं हो सकता, ना ही प्रायोरिटाइज ऑफ द सेबीज मूव हो सकता है। सिर्फ क्या होगा? टाइमिंग ऑफ द सेबीज मूव। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कॉन्टेक्चुअली क्या रहा? ऑप्शन ई। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। सिर्फ ऑप्शंस को फिट करके देखो वो कॉन्टेक्चुअली सही बैठते हैं या नहीं, ठीक है। आगे आ जाते हैं 4th वन पे। इंडिया हैड बीन, उसके बाद एक ऑप्शन आप लोगों के पास गिवन है, टू अडॉप्ट नेशनलिज्म एज अ क्रीड। क्रीड का मतलब क्या होता है? क्रीड का मतलब होता है एज अ फेथ, एक विश्वास, ठीक है। बट इज नाउ टिल्टिंग टूवर्ड्स, टिल्टिंग टूवर्ड्स मीन्स अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स या फिर डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जिंग टूवर्ड्स एज मीन अब उसका झुकाव किसी और तरफ हो रहा है। अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। इंडिया हैड बीन स्लो टू अडॉप्ट बोला जा सकता है, मान लेते हैं ऑप्शन ए अभी तक सही है। इंडिया हैड बीन बिट्रेल टू अडॉप्ट, बिट्रेल का मतलब क्या होता है? धोखा, तो ये तो यहाँ पर फिल नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका देखते ही एलिमिनेट हो गया। इंडिया हैड बीन बेसिक टू अडॉप्ट नहीं हो सकता। इंडिया हैड बीन अप्रॉक्सीमेशन टू अडॉप्ट, अप्रॉक्सीमेशन एज इन अप्रॉक्सीमेट, अंदाज़ा, नहीं हो सकता। इंडिया हैड बीन परसेंटाइल टू अडॉप्ट, ये भी नहीं हो सकता। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, लेकिन स्टिल हमें क्रॉस चेक करना है। इंडिया हैड बीन स्लो टू अडॉप्ट नेशनलिज्म एज अ क्रीड, दैट मीन्स इंडिया नेशनलिज्म को एज फेथ, उस पर विश्वास करने में थोड़ा सा स्लो रहा है। बट नाउ टिल्टिंग टूवर्ड्स मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म, अब वो किसकी तरफ डाइवर्ज हो रहा है? मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म आज इन जहाँ पर मेजॉरिटी है ज़्यादा। समझ के गाइस, तो हमारे पास ऑप्शन ए से ही हम लोगों को पता चल गया, एक ही लाइन पढ़ते ही हमको पता चल गया कि हमारे पास मेजर ऑप्शन क्या होने वाला है। एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करोगे, बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो ये है डबल फिलर्स। आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम लोग सिंगल और डबल फिलर्स कर चुके हैं। आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बाकी के पैटर्न्स हैं हम लोग वो कवर करेंगे। मैं सिर्फ आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा रही हूँ जस्ट टू शो कि पैटर्न क्या यूज़ होता है। वहाँ पर सेम क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं आएगा, आपको कुछ डिफरेंट ही सेंटेंस, कुछ डिफरेंट ही वर्ड्स दिए जाएंगे। अटेम्प्ट कैसे करना है आप लोगों को मेथड यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। पहले ही बता दूँ, कोई कुछ बहुत बड़ी ट्रिक नहीं होती है इंग्लिश को करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज है बेटा, इसको आपको समझना ही पड़ेगा हर हाल में। लोग बोलेंगे ये ट्रिक फॉलो करो, ये ट्रिक फॉलो करो, एक सेंटेंस पे वो ट्रिक चलेगा, दूसरे सेंटेंस में वो ट्रिक फेल हो जाएगा। नहीं है कोई ट्रिक। बेसिक थिंग इज़ टू सेंटेंस फॉर्मेशन, बेसिक थिंग इज़ कॉन्टेक्चुअली सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट।
थैंक यू सो मच गाइस। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो आज के सेशन में, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। विल सी कि आप लोगों के लिए सेशन हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है। ठीक है गाइस, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर हेल्पफुल रहा है तो। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें।